इसको 1 चाहे तो हटा सकते हैं, ऐसे सीधे लिख सकते हैं M20 LTE, ये है डायमेंशनल फार्मूला, है ना। डायरेक्शन इसमें मेन है -2 प्लस, केमिस्ट्री में भी है ये, तो वहां प्लस से माइनस लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है केमिस्ट्री में +2 माइनस लिया जाता है, फिजिक्स में -2 प्लस, ये कंसेप्चुअल है, जैसे चाहे वैसे ले सकते थे। तो साइन जो डिफाइन किया इसको फिजिक्स में ऐसे ही लिया गया, तो इसको ऐसे लेंगे। क्लियर है? बोलिए। इसका डायरेक्शन -2 प्लस, ये एक वेक्टर है और मैग्नीट्यूड होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये कहलाता है डाइपोल मोमेंट। वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं P वेक्टर, ये 2QL वेक्टर, तो L भी एक वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन A to B या -Q2 प्लस Q है, -Q2 प्लस Q, A to B और माइनस से प्लस और -Q2 प्लस Q, दोनों में कोई एक यूज कर सकते हैं। SI यूनिट इसका है, चार्ज है कूलाम और लेंथ है मीटर, तो कूलाम मीटर होगा। और डायमेंशनल फार्मूला Q इक्वल टू होता I इंटू टी, तो I के लिए A और T के लिए कैपिटल T और मीटर के लिए L, तो m⁻⁴, डायमेंशन है 0 1 1 1, ये डायमेंशंस है, प्लूरल होता है, और ये फार्मूला लिखा है डायमेंशनल फार्मूला। इसका अगर पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो लिखेंगे 0 1 1 1, ऐसे लिखा जाता है ना। तो लिख लीजिए थोड़ा सा, ए सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance is called electric dipole. Electric dipole moment is equal to the product of charge and distance between the charges, the product of charge and distance between the charges। अब ये पूरा लिख लीजिए जितना फिगर बना के लिखा गया है। अब मेन पार्ट इसका डायरेक्शन है, इस पर भी बहुत से न्यूमेरिकल पूछे गए, 2 या 2 से अधिक डाइपोल दे दें तो रिजल्टेंट पूछा गया है ना। चलिए जल्दी आइए भाई, देर में आप लोग आ रहे हो, ये 10 मिनट पहले ही आना चाहिए क्लास में। क्या चीज? माइनस से प्लस लिया ही गया है, ऐसा ही डिफाइंड किया गया है फिजिक्स में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जो बेसिक चीज है उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ऐसा ही फिजिक्स में साइंटिस्टों ने लिया है, केमिस्ट्री में +2 माइनस लिया गया है ना, ये ऐसे ही डिफाइंड ही है। हो गया पूरा?
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q। इसका मतलब p वेक्टर इक्वल टू 2ql वेक्टर लिखेंगे। q पर तो वेक्टर हो नहीं सकता, लेंथ ही होता है, डिस्टेंस के लिए लिखते हैं। अब ये वेयर l वेक्टर इज ए वेक्टर अलोंग a b या फ्रॉम -q टू +q। SI यूनिट इसका क्या है, कूलाम मीटर, cm, और डायमेंशनल फार्मूला मीटर के लिए l और c के लिए AT, और आर्डर होता है पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, तब t लिखते हैं, तब a लिखते हैं। तो m पावर 0, l 1, t 1 और a 1, इसके आगे लिखने की जरूरत, पीछे अगर कोई क्वांटिटी है तो लिखेंगे, जैसे l लिखना है तो m टू द पावर 0 लिखा जाएगा, लेकिन उसके आगे नहीं है तो उसको आगे की लिखने की जरूरत, कम से कम ये 3 लिखा जाता है, m, l और t, ये तीनों लिखना चाहिए। तो इसका हो गया ये डायमेंशनल फार्मूला। तो डाइपोल इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर टॉर्क लगेगा वो कैलकुलेट करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसमें कितनी एनर्जी है वो कैलकुलेट करना है, इसको रोटेट करने पर क्या वर्क डन होगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बार बार लेते रहेंगे। तो अब डाइपोल की वजह से क्या फील्ड होगा, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, थ्री पोजीशंस हैं इसकी अलग अलग। पहला होता है एक्सियल पोजीशन, इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन इसको कहा जाता है, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब एक्सिस पर होगा, अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ लें, एक्सिस पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वही होगा एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सिस क्या होगा, दोनों चार्जेस को ज्वाइंट करने वाली लाइन, चार्जेस को ज्वाइंट करने वाली लाइन ही एक्सिस है। तो चार्ज हमारे कौन से थे, एक था -q, दूसरा था +q, इसको हमने यहाँ a लिख दिया, यहाँ b लिख दिया, या a भी कहीं भी ले सकते हो। ये तो हम अपना सेंटर को मान लो o, तो ये डिस्टेंस ही l है, ये भी डिस्टेंस कितना है, l है, मिड पॉइंट से अगर मेजर करें। इनको ज्वाइंट करने वाली जो भी लाइन होगी वही आपका एक्सिस हो गया। तो डॉटेड लाइन इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसमें डाइपोल मोमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है और वो डायरेक्टेड है -q टू +q। तो इस सिस्टम की वजह से, इट इज ए सिस्टम जिसमें 2 चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और साइन उनके अपोजिट है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। इसकी वजह से हमको फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ऑन इट्स एक्सिस। तो कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बाहर ही लेंगे, डाइपोल के अंदर नहीं लेते हैं। अंदर लेंगे तो अलग से कैलकुलेट करना रहेगा, उसको फार्मूले से नहीं। तो जो फार्मूला निकाला गया उसको कहीं आउटसाइड पॉइंट के लिए लिया गया है। तो मान लो हमने कैपिटल P एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया जहां पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस माना जाएगा। सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, मान लो ये r, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है r। तो फील्ड जो होता है वो वेक्टर है, फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके पहले था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट चार्जेस ये दोनों हैं, अलग अलग चार्जेस हैं ये, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा उनका वेक्टर सम आएगा। क्या आएगा, तो प्लस के लिए देख लें क्या होगा, माइनस के लिए क्या होगा।
फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्या लिख सकते हैं, या प्लस क्यू पहले ले लो, पहले क्या ले लिया, प्लस क्यू चार्ज। तो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था, कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्यू बाई आर स्क्वायर था। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो जब यूनिट वेक्टर होगा तो उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, लेकिन आर स्क्वायर ही रहेगा। पोजीशन वेक्टर फॉर्म होगा तो क्यूब हो जाएगा, और उसके साथ फिर वेक्टर एसोसिएट रहेगा, यूनिट वेक्टर नहीं, क्या रहेगा, वेक्टर। तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिखना चाहे लिखो मीडियम के लिए, और अगर वैक्यूम ले तो के बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगा। चार्ज हमारा है क्यू और डिस्टेंस होगा बीपी का स्क्वायर, यहां चार्ज है और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है कि नहीं। अब डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, हमने यहां से यहां तक का क्या लिया, आर, उसमें से एल सब्ट्रैक्ट करते, तो आर माइनस एल, एल माइनस आर नहीं, आर माइनस, और इसका स्क्वायर किस डायरेक्शन में होगा, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, चार्ज की ओर नहीं होता है, उससे दूर की ओर होता है, इस पॉइंट पर ये होगा E1 वेक्टर। हमने यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिखा है कि नहीं, आप चाहे तो यहाँ वेक्टर लगाइए फिर मॉड लगाइए कि नहीं होगा। तो ये लिख सकते हैं अलोंग कौन सा वेक्टर, OP वेक्टर, यानी इसी डायरेक्शन में है, O से P के डायरेक्शन में, सेंटर पॉइंट O है तो O से P की ओर होगा। एक तो एक इक्वेशन ए बना। इसी तरह से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस माइनस क्यू चार्ज, वो क्या रहेगा, हम इसको लिख दें E2, मैग्नीट्यूड केवल लिख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अगेन चार्ज बाई AP स्क्वायर। चार्ज का साइन नहीं दिया जाता, ये भी ध्यान रखेंगे, ना तो फोर्स में साइन लेते हैं और ना तो फील्ड में साइन लेते हैं। तो अब ये AP कितना हुआ, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक क्या है R, उसी में L ऐड कर ले तो R प्लस L हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। और इसमें डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द चार्ज होता है, तो ये डायरेक्शन बनेगा, ये होगा E2 वेक्टर। तो अलोंग PO वेक्टर ये लिख सकते हैं, अलोंग PO वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ये इक्वेशन है 2, तो इसका मतलब 2 फील्ड है एट ए पॉइंट और अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर है लेफ्ट टू राइट तो दूसरा राइट टू लेफ्ट, और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, यहाँ है R माइनस L और यहाँ क्या है R प्लस L, तो अलग अलग है। कौन बड़ा होगा, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इसका मतलब ये छोटा है तो ये क्वांटिटी बड़ी है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाईपोल, वो तो इसी डायरेक्शन में आएगा, जो बिग वेक्टर है उस डायरेक्शन में कि नहीं, क्योंकि बड़ा कौन है E1, तो E के डायरेक्शन में, E1 के डायरेक्शन में ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और होगा कितना, वो E इक्वल टू होगा E1 माइनस E2 मैग्नीट्यूड। E1 कितना है
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। जो कॉमन है बाहर कर लीजिए, क्यू दोनों में है, 4 एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है, बचेगा क्या 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, तो ये बचेगा। अब इसको भी सॉल्व कर लें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। तो ये हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, ये यहां जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर और माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, यानी उल्टा हो जाता है, इसके यहां जाएगा, ऐसे तिरछा गुणा आप कर सकते हैं, तिर्यक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कैसे आया q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम ओपन कर लें तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ql 2rl, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये हो गया। फिर माइनस साइन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl कि नहीं। अब अपॉन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एल एक ब्रैकेट, r प्लस एल दूसरा ब्रैकेट और इस पूरे का स्क्वायर, यहां पर होल स्क्वायर है प्लस का और यहां होल स्क्वायर है माइनस का, तो a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, और ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो दोनों के बाहर स्क्वायर लिख दिया, तो ये है a माइनस बी और a प्लस बी है ना, r माइनस एल और r प्लस एल, तो होता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अलजेब्रा में फार्मूला है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको ओपन कर लें, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस r स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, साइन चेंज हो गया, और ये लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी के, तो देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, और 2rl कितना हो गया 4rl, यहां पर q भी था, तो अब ये हो गया q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर है 4rl बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आया E का। इसमें एक जनरलाइजेशन है, पहले तो हम a लिखेंगे p की वैल्यू, तो ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के अलग कर लिया, 2ql अलग कर लिया, तो यहां से 2 ले लिया, q ले लिया, l ले लिया, तो बचा क्या 2r बचा, कितना बच गया 2r, देख लो 2 इंटू 2 4 rl q, 4 rl और q अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2ql ही आपका स्मॉल p था, डाइपोल मोमेंट, तो इसको फिर ऐसे लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pr बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि हमेशा बाहर लिया जाता है, डाइपोल के बाहर लेते हैं जब एक्सियल पोजीशन होता है, तो इसका मतलब है कि जो r स्क्वायर है वो बड़ा होगा एल स्क्वायर से, कि नहीं भाई, l तो आधी दूरी है, बाहर लोगे तो जाहिर है उससे ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो इसमें ये कंडीशन रहती है r स्क्वायर मच मोर देन एल स्क्वायर होता है, तो हम एल स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, तो E इक्वल टू ये होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2pr
और अगर ये छोड़ दिया तो स्क्वायर और स्क्वायर r टू द पावर 4 हो जाएगा, तो एक पावर कैंसिल कर दें तो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब, ये आएगा e की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है k, है ना। और ये अब आपका मैग्नीट्यूड आया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बाई r क्यूब। अब स्क्वायर नहीं आया, एक पावर हमेशा डाइपोल में अधिक रहेगा, चाहे वो फील्ड होगा तब भी पोटेंशियल होगा तब भी एक पावर ज्यादा आएगा डाइपोल के लिए। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, इसमें कोई वेक्टर है कि नहीं है, p वेक्टर है ना, और p का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन तो ये भी आया, ये डायरेक्शन क्या आया है, p का ही डायरेक्शन आया है ना, तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p के ऊपर वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये हम सीधे लिख सकते हैं। दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। और यहां क्या था, केवल उसका मैग्नीट्यूड था, है ना, तो ये रिजल्ट आया जब एक्सियल पोजीशन था। क्लियर है, ये चाहते तो हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिखते हैं, डेरिवेशन तो आना नहीं है, लेकिन कंसेप्ट मालूम रहना चाहिए, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। चाहे वो फील्ड होगा चाहे फोर्स होगा, वेक्टर की तरह लगाएंगे, तो ये वेक्टर सम की तरह हमने निकाला, अपोजिट डायरेक्शन थे तो हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ही डायरेक्शन में होता तो ऐड हो जाता, किसी एंगल पर होता तो फार्मूला लगाते, या तो कंपोनेंट वाला फार्मूला या r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल स्क्वायर, उससे सॉल्व करना पड़ता कि नहीं। जल्दी लिखिए, इसमें कहीं कंफ्यूजन किसी को बताइए, डायरेक्शन में या और किसी में, इतना देर में क्यों आई हो, क्यों आए, अच्छा चलो जल्दी, समय ध्यान रखो, और क्या। एक लड़की यहाँ बैठती थी, वो आज नहीं है, क्या नाम है, ये नहीं एक और आती है, अच्छा ये थी, कल जो वहाँ बैठी थी वो आज नहीं आई है, हाँ, एक वो जो लड़की पीछे आती है तो वो भी कल नहीं आई थी, आज भी नहीं है, हैं, ऐसे है, ऐसे लोग करोगे तो पता चले बंद हो जाएगा क्लास है, हाँ 20 चाहिए, मिनिमम 20 लोग चाहिए, ये लोग वो लोग जानेंगे भाई, हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ा दिए, काम खत्म, टेस्ट वोस्ट मैनेज करना उनका काम है ना। 13-14 में होगा, अब महीने में 2 बार होगा, पहले एक ही बार होता था ना, कह तो रहे 2 बार होगा, हर हफ्ते वैसे टेस्ट कराना चाहिए इनको, संडे संडे टेस्ट ही करावे, क्या करना है, वही लोग करेंगे और कौन चलिए हम कहेंगे भाई, कोई सब्जेक्ट करना पड़ेगा, हमारा काम बढ़िया पढ़ाना, अच्छे से पढ़ा दे, ये आप लोग के लिए ठीक है, बाकी उन लोगों में करना चाहिए।
किसका? जो बड़ा होगा उसी तरफ नेट होगा फिर। तो बड़ा इसमें कौन है? देखिए यहाँ पर ये स्मॉल क्वांटिटी है तो ये लार्ज हो जाएगा ना, 1 अपॉन स्मॉलर तो लार्जर हो गया। तो E1 लार्ज है तो E2 स्मॉल है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो लार्ज के डायरेक्शन में आएगा, तो लार्ज वाला डायरेक्शन यही है ना, तो उसी तरफ आएगा ना कि नहीं? P कहाँ पॉइंट चार्ज है? P एक पोजीशन है। आप उस पोजीशन पॉइंट चार्ज मान के तो उधर जब डेरिवेशन किया था तब लिया था, अभी नहीं ले रहा है। अब तो हम उसका फार्मूला सीधा यूज कर रहे हैं। जैसे उसी वजह से तो E का डायरेक्शन E1 का उधर है। हाँ, डायरेक्शन उसी वजह से है। तो अगर प्लस मानेंगे तो प्लस तभी वो, क्योंकि वो पॉइंट जो टेस्ट चार्ज था वो पॉजिटिव है और वो ले करके ही कंसेप्ट तो वही है उसी से। अब हमारे पास एक बार आ गया कि प्लस के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज लेंगे तो बार बार वही लेंगे, है ना? और कंसेप्ट वही होता है कि वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। जैसे अंदर भी डायरेक्शन आप प्लस की तरफ कहाँ किए हैं? अंदर इसके अंदर अंदर भी दिखा देते हैं किधर होगा, अंदर भी दिखा देते हैं ना किधर होगा। अभी हम आपको बना करके दिखा रहे हैं किधर होगा और क्यों होगा। हो गया, लिख लिया? ये देखिए दूसरा हमारा इसमें टॉपिक है ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अभी इसी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो हम इसको फिगर ही थोड़ा बड़ा बना रहे हैं जानबूझ करके। हम बड़ा फिगर इसलिए ले रहे हैं क्लियर रहे सब कुछ। ये आपका मिड पॉइंट हो गया O, ये है। तो ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस भी है L। मान लो हम इक्वेटोरियल पोजीशन की अब बात कर रहे हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है या इक्वेटोरियल लाइन क्या है? एक्सियल के परपेंडिकुलर लाइन होगा तो इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये एक्सिस है तो इसका बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टिंग लाइन है। नीचे चाहे तो नीचे भी ले सकते हैं, केवल ऊपर चाहे तो ऊपर। पॉइंट हम कहीं भी लेंगे। अब मान लो हमने एक पॉइंट यहां कंसीडर किया ऑन इक्वेटोरियल, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन और ये कहलाता है एक्सियल लाइन। चाहे जहां भी लेंगे, अभी फिर से हम चाहे एक बार डिस्कस कर लें। ये देखिए फिर से हमारा ये है डाइपोल, यहां पर एक चार्ज लिया और यहां दूसरा चार्ज लिया, तो ये है एक्सिस, यही एक्सिस है। अब प्लस माइनस कहीं भी ले सकते हो। मान यहां हमने पहले प्लस लिया था और यहां लिया था माइनस, ये पॉइंट लिया था A और ये पॉइंट लिया था B। इस वाले लाइन पर लेंगे तो एक्सियल हुआ। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर भी नीचे भी कहीं भी ले सकते हैं, तो इसी को कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इसको कहा जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। तो मान लो हमने इस पर कहीं भी ले लिया चार्ज, टेस्ट कौन सा चार्ज लेते हैं? वही जो अभी ये बता रहे थे, टेस्ट चार्ज। तो ये क्या करेगा और ये क्या करेगा? यहां पर जब चार्ज होगा तो ये रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहां देखिए ये डायरेक्शन होगा कि नहीं E1 का, क्योंकि यहां वही जो कंसेप्ट है कि टेस्ट चार्ज ले और ये प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा? रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स जब लगेगा तो ये डायरेक्शन बनेगा। तो ये आपका थोड़ा सीधा ही बनाए, ये है E1 वेक्टर। अब दूसरा यही प्लस चार्ज है तो ये माइनस है, तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन बनेगा, तो ये E2 वेक्टर होगा। अब यहां ध्यान दो, इधर देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दो तरीका है।
एक या तो इनको अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें, या जब इनके बीच का एंगल मालूम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट उसे निकालें। तो मालूम नहीं है थीटा की वैल्यू क्या है, कहाँ 120 है, ये डिफिनिट नहीं है। हम यहां भी ले सकते थे, बहुत दूर भी ले सकते हैं। तो करते क्या है, इसको हम अलग अलग एंगल पर रिजॉल्व कर लेते हैं। ऐसे एक देखिए पैरेललोग्राम बना रहे हैं ये, और ये यहां से ऊपर वाला एक अलग पैरेललोग्राम है, नीचे वाला एक अलग पैरेललोग्राम है। यहां पर ये एंगल मान लो थीटा, तो यही ये भी एंगल थीटा ही होगा, सिमेट्रिकल है। कैसा है, एक जैसा, सिमेट्रिकल माने तो जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां भी होगा। यहां से हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना लिया, r, पहले भी r लिया था, अभी भी क्या लेंगे, r। नीचे वाले की हमें जरूरत नहीं है तो इसको हमने हटा दिया, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ऊपर ही हमने ले रखा है। तो जब ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ ए एंगल भी थीटा होगा। बोलिए, ये वाला एंगल कि नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, एक थर्ड लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो होते ना इक्वल एंगल। तो जितना एंगल ये है वही एंगल यहाँ है। तो जिस तरफ एंगल होता है उधर वेक्टर का कंपोनेंट क्या लेते हैं, कॉस, क्या लेंगे, तो ये होगा E1 कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन, तो ऊपर होगा E1 साइन थीटा। ऐसे यहां भी ले सकते हैं, ये भी एंगल सॉरी ऊपर वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी आपका ये भी थीटा है कि नहीं है। जैसे ये दोनों पैरेलल है तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल बराबर होते हैं। तो इधर भी कंपोनेंट यही आएगा E2 cos थीटा, और इसमें नीचे आएगा E2 sin थीटा। अब E1 क्या है पहले ये देखो, E1 इक्वल टू क्या है, हम पूरा लिखे हैं, पहले लिखना ही रहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई ये B और ये पॉइंट था P, तो यही था BP का स्क्वायर, नहीं था। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये L आपका है, ये भी L है, और ये R है, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम से, नहीं होगा। और इसका फिर स्क्वायर करना है तो रूट हट जाएगा, क्या हट जाएगा, रूट। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है, अलोंग BP वेक्टर, अलोंग BP वेक्टर, ये इक्वेशन 1 होगा। ये क्यों हुआ, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे निगेटिव के लिए लें तो निगेटिव के लिए E2 लिखा है, तो E2 क्या आया, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई AP का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर, तो ये भी वही है, ध्यान दीजिए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो फिर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बट अलोंग P A वेक्टर, अलग डायरेक्शन है इसका कि नहीं है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ये अवे फ्रॉम दिस चार्ज, ये टुवर्ड्स दिस चार्ज, है ना, रिजल्टेंट। अब ये इसका मतलब देखिए, दोनों के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, E1 इक्वल टू क्या है, E2, केवल डायरेक्शन अलग अलग है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी सेम होंगे, लेकिन एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और नेट फील्ड कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, नेट यही रहेगा, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया
वो अब यहां पर लिख रहा है अभी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या आया, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों में ही cos रहेगा। E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सेम रिजल्ट यहां भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, यानी x प्लस x तो क्या हो जाता है 2x, तो डबल हो गया ना, जितना ये है उतना ही ये भी है, तो 2 टाइम्स हो गया। तो इसको ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, इसी ट्रायंगल से निकालेंगे ना, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे वाले, चाहे इधर से चाहे इधर से ले लें। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है आपका L है और कर्ण क्या है ये है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब 1/2 पावर, रूट का मतलब 1/2 पावर हुआ। तो यहां पर 1 पावर है उसी क्वांटिटी का और यहां पर 1/2 पावर है, ऐड हो जाएगा 1 + 1/2, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब ये 2ql हो गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। तो ये तो p है ऊपर जो है, p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका डायरेक्शन क्या है, जो ये P था माइनस से प्लस की ओर, और ये उसी के पैरेलल है, अपोजिट, उसी के पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है। अब यहां ध्यान दो, तुम जो पूछ रहे थे यहां देखो, इसी पॉइंट को नीचे लाओ, डायरेक्शन तो यही रहेगा कि बदल जाएगा, यहां पर लोगे तो डायरेक्शन यही रहेगा कि नहीं रहेगा, यही डायरेक्शन रहेगा ना जो पेन का डायरेक्शन है। और अगर मान लो हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करें तो यहां टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये प्लस रिपेल करेगा और ये माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। तो डायरेक्शन इधर होना चाहिए लेकिन पी क्या कहाँ उधर है, अरे यार ये वो डायरेक्शन दिख रहा है, वो उसका डायरेक्शन तो उधर ही तो रहेगा, अपोजिट कहाँ रहेगा, पी के अपोजिट रहेगा, पी के, ये पी वेक्टर है ना, पी वेक्टर के अपोजिट ही रहेगा। और क्यों, कंसेप्ट वही है, यहां पर अगर टेस्ट चार्ज रखते तो ये प्लस रिपेल करता तो ये डायरेक्शन, ये माइनस अट्रैक्ट करता तो भी यही डायरेक्शन, तो नेट फील्ड कहाँ आता, प्लस से माइनस की ओर ही तो आता, वही अभी भी आएगा। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा, ऐसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ये वेक्टर फॉर्म हुआ। ये माइनस साइन इसीलिए आया क्योंकि ई और पी अपोजिट है, इसके पहले माइनस नहीं आया था, प्लस आया था, क्यों, क्योंकि ई और पी एक ही डायरेक्शन में थे कि नहीं। अब देखिए इसमें दो केस अलग अलग हो सकते हैं, इसमें केस अलग अलग क्यों हो सकते हैं,
हम ये पॉइंट बहुत दूर भी ले सकते हैं और ये पॉइंट यहाँ मिड पॉइंट पर भी ले सकते हैं, ये पॉइंट बहुत नजदीक भी ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे। तो इसमें एक केस वे है, केस 1, इफ आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो छोटे वाले क्वांटिटी को हम छोड़ देंगे। तो पी ई कितना आया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बाई, देखिए अगर इसको छोड़ दिया एल स्क्वायर को तो आर स्क्वायर और 3/2, 2 कटेगा, क्या मिलेगा आर क्यूब कि नहीं। पहले जो हमने एक्सियल लिया था वहां भी आर क्यूब आया था, इसमें भी आर क्यूब ही आएगा। वहां 2p था, यहाँ क्या है p है, बस उसका आधा हो गया। और वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ई वेक्टर तो माइनस साइन रहेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये इक्वेशन हो गया 5। अब दूसरा केस है इसमें, केस 2, इफ आर स्क्वायर मच लेस देन एल स्क्वायर, तो हम आर स्क्वायर को छोड़ देंगे। तब क्या छोड़ेंगे, स्मॉलर जो है उसी को छोड़ेंगे। तो जब यहां हम एल स्क्वायर आर स्क्वायर छोड़ेंगे तो एल स्क्वायर और 3/2, तो एल क्यूब आएगा, क्या आ जाएगा एल क्यूब आ जाएगा। तो ई इक्वल टू वेक्टर में ही लिख दे रहा है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई एल क्यूब आ गया। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ आर क्यूब था, यहाँ क्या है एल क्यूब है। पहले वाले केस में ये कंडीशन नहीं थी, दूसरे वाले केस में ही ये कंडीशन होती है। कभी कभी यहाँ पर पूछा जाता है मिड पॉइंट पर और लोग इसी में r0 रख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं r इक्वल टू 0, तो 0 रखोगे तो अनडिटर्मिनेट हो जाता है। ऐसा नहीं है, l की वैल्यू रखना है, फिर हाफ लेंथ कि नहीं, और उसका यहाँ क्यूब है, r का क्यूब नहीं है। क्लियर आया, तो कभी अनडिटर्मिनेट नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। जल्दी लिखिए, हैं? हाँ पहले लिखिए इसको। क्लास इसमें ज़्यादा होना चाहिए था, कम है। 7 क्लास में कैपेसिटर तक है, उसके कॉम्बिनेशन वगैरह सब। देखिए करते हैं, आप 15 मिनट वैसे भी कम है। अब देख लो, जब वेक्टर वगैरह पढ़ रहे थे तो बहुत लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, अब कितने जरूरत पड़ रही उसकी, बिना उसके काम ही नहीं चलता है, ये जान लीजिए। अब फाइनल जो रिजल्ट है उन पर ध्यान देंगे, मेन पार्ट वही है। ये कहाँ है, फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, अब एक है फील्ड ऑन एक्सियल, तो हो ही गया, आर्बिट्रेरी पोजीशन एट एनी पोजीशन, नॉट ऑन एक्सियल पोजीशन, नॉट ऑन इक्वेटोरियल। तो अगर ऐसा हो तो उसको कहते हैं आर्बिट्रेरी पोजीशन। तो उसका अलग से डेरिवेशन नहीं है, इन्हीं दोनों रिजल्ट को हम यूज करते हैं, इन्हीं दोनों रिजल्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं, अलग से उसका कोई डेरिवेशन है इसमें हम करते नहीं है। वैसे करने को कर सकते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं किया गया उसको,
वो बड़ा लंबा है सॉल्यूशन उसका, तो इसीलिए इसी से सॉल्व कर लिया गया है। हो गया। अब अगर एट एनी पोजीशन है तब क्या है, फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पोजीशन। तो यहां देखिए थर्ड है, फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पोजीशन। उठक बैठक कर रहे हो, कैसे निकालेंगे, ना तो एक्सिस पर लेंगे ना इक्वेटोरियल लाइन पर लेंगे। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, तो ना तो इस लाइन पर लेंगे और ना तो इसके बाइसेक्टर पर लेंगे। कहीं यहां हम ले लिए तो बाइसेक्टर पर तो नहीं है ना, एक्सिस पर भी नहीं है, और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो अब ये पोजीशन आया, ये पोजीशन बना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चूंकि P क्या है, P एक वेक्टर है। अब मान लो ये कितने एंगल पर है, थीटा, तो हम इसी P का दो कंपोनेंट ले लेंगे, P का ही क्या ले लेंगे, दो कंपोनेंट। एक जिधर एंगल है तो एंगल जिस तरफ है तो ये ऐसे बन जाएगा, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर, अगर B लिखा था यहां तो ये B डैश और ये A डैश, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा P cos थीटा। P का एक कंपोनेंट जिधर एंगल होगा क्या आ जाएगा, P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक ले लें, इसके परपेंडिकुलर अब ये पोजीशन ले, तो अब ये हो जाएगा ए बी डैश डबल डैश और यहाँ ए डबल डैश, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, P sin थीटा। तो अब उसी P वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया P cos थीटा और दूसरा P sin थीटा। तो अब इस वाले की वजह से यहां हम निकाल चुके हैं, कितना होता है, इसको निकाल चुके थे ई एक्सियल, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब था, अब ये r है, तो यहां 2p cos थीटा, तो कि p की जगह क्या है, p cos थीटा है, तो हो जाएगा 2p cos थीटा। और इसकी वजह से इसी के पैरेलल, ये इसी के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है तो ये इधर है, तो ये हो जाएगा P sin थीटा का कंपोनेंट, तो इसको हम E2 लिखे, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई r क्यूब इंटू साइन थीटा। अब ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस के अलग है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन के अलग, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 90, तो एक पैरेललोग्राम ऐसे बनाएंगे और ये रिजल्टेंट हो जाएगा, इधर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो वो रिजल्टेंट कैसे आएगा, वो रिजल्टेंट होगा E = अंडर रूट E1 ये है स्क्वायर और प्लस E2 का स्क्वायर, इसी को हम मान लो E1 लिखे और इसको मान लो क्या लिखे हैं E2। तो अब इसका जब वैल्यू रखेंगे तो यहां हम मिटा के लिख रहे, अभी लिखना मत, रफली बता रहा हूं, अभी पूरा लिखूंगा फिगर बना के। तो कैसा बनता, E = ऐसे आएगा, E = स्क्वायर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा बाई
आर क्यूब इसका होल स्क्वायर और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहां पर पी साइन थीटा, ये इक्वेटोरियल का है, आर क्यूब का होल स्क्वायर ऐसे आएगा 90 क्योंकि 90 डिग्री है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो अब ये देखिए इसका स्क्वायर तो बाहर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर, पी को भी बाहर लिख सकते हो, आर क्यूब आर को क्यूब को भी बाहर लिखो, अंदर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 cos का स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। फिर इसको और जनरलाइज कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ 4 था ना, एक अलग कर लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो उसके जगह पर एक, तो ये आया एट एनी पोजीशन। और फिर एंगल भी निकाल सकते हैं, कितने एंगल पर ये आएगा, तो tan फाई, मान लो फाई एंगल पर है तो tan फाई इक्वल टू E2 बाई, नहीं tan, ये E1 बाई E2, E1 बाई tan, ये है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है इसके इक्वल E2 और ये क्या है E1, तो इसका वैल्यू रख लें तो E1 E2 मालूम है कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये E1 2p नहीं E2 बाई E1 है ना, ये E2 लिखे तो E2 बाई E1 है तो यहाँ P आएगा P साइन थीटा बाई 2p cos थीटा, तो ये साइन और cos मिलकर के tan p कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी रहेगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मिलेगा हाफ tan थीटा, ये मिल जाएगा tan फाई इक्वल टू, तो इससे मिल जाता है एंगल, इससे क्या मिलेगा एंगल। तो इतना पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं कि नहीं, ये लिख दे पूरा, हम केवल रिजल्ट लिखेंगे तो पहले थोड़ा सा लिखिए एट एनी आर्बिट्रेरी पोजीशन या एट एनी पोजीशन लिखो, लिखिए इफ एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट is taken at a distance r from midpoint of dipole at an angle theta with the axis, then field intensity becomes, ये लिख रहा है अब देखिए E इक्वल टू, यहाँ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, स्क्वायर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड tan फाई इक्वल टू हाफ tan थीटा, ये दोनों है। अब यहां देखिए फिगर में बना रहा हूं, फिगर दिखा देंगे, फिगर को तो जरूरी है, ये देखो ये एक्सियल पर हो गया तो यहीं पर हम दिखा दे रहे हैं, ये एक्सियल पोजीशन का है E1, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसके परपेंडिकुलर ये दूसरा
ये है P cos थीटा और ये है P sin थीटा और ये है P वेक्टर, यहाँ प्लस Q और यहाँ माइनस Q, ये मिड पॉइंट है और ये R डिस्टेंस है। तो इसके पैरेलल यहाँ पर ये है E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P sin थीटा बाई R क्यूब, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा और ये E होगा और ये एंगल अगर फाई है तब वो आएगा। तो ये फिगर बना लीजिए, ये एंगल है थीटा आपका, ये एंगल थीटा और डिस्टेंस R है। इसमें अगर पर्टिकुलर वैल्यू रख दोगे एक्सिस के लिए थीटा 0 तो ये 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 तो तुरंत वो वैल्यू आ जाएगा। यहाँ भी इसी तरह आ जाएगा 0, थीटा 0 रखोगे तो tan 0 0 हो जाएगा तो फाई भी 0 हो जाएगा, तो उसी के लंग है। और जब थीटा 90 रखोगे तो ये 0 हो गया तो P बाई R क्यूब आ जाएगा कि नहीं, और यहाँ माइनस में आएगा और 90 डिग्री आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, और माइनस 180 डिग्री आएगा तो उसके अपोजिट हो जाएगा। आ गया? अब इसको लिख नहीं रहे, ठीक है, ये रिजल्ट ही पूछा जाएगा जब पूछा जाएगा। ये फिगर बना, ये दो अलग अलग कंपोनेंट लिए हैं, एक ये है जिस तरफ एंगल था उसके अपोजिट और ये जिस तरफ एंगल है उस तरफ, तो ये दो कंपोनेंट आए इसी P के, तो इसकी वजह से इक्वेटोरियल और इसकी वजह से एक्सियल, तो P cos थीटा और इधर P sin थीटा, उधर 2P cos थीटा और इधर P sin थीटा। इक्वेटोरियल में P sin थीटा होगा और एक्सियल में 2P cos थीटा, इसीलिए वो टर्म आएगा 3 का, है ना। 25 का पेपर आप लगाए थे? नहीं, हमारे को मिला ही नहीं था, 25 का पेपर नहीं मिला था। उसका ट्रेंड सब बदल गया, थोड़ा अरे वो कभी टफ आएगा कभी आसान आएगा। लिखिए दूसरा, टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिलेबस में यूनिफॉर्म का ही, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इसको हम कब कहेंगे, जब इक्वल डिस्टेंस हो पैरेलल टू ईच अदर, तो इनके बीच इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा फिगर में भी लगे, और एक ही डायरेक्शन है, पैरेलल टू ईच अदर है, तो यही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें अगर कोई डाइपोल है तो उस पर कितना टार्क एक्ट करेगा, कितना टार्क एक्ट करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए डाइपोल की पोजीशन ये है, यहां पर चार्ज है प्लस Q, यहां पर चार्ज है माइनस Q और एंगल कितना है थीटा, तो P का डायरेक्शन है ये, P कहाँ होता है -2 प्लस, तो ये P और E के बीच का एंगल थीटा है, ये E का और ये P का डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल क्या है थीटा है, इसीलिए यहां माइनस लिया इधर प्लस लिया। अगर ऊपर माइनस लोगे नीचे प्लस तो एंगल 180 माइनस इधर एंगल आएगा ना डायरेक्शन, तो हम लोग इसी तरह से कंसीडर किए हैं ऐसे, जिसलिए ये एंगल थीटा यहाँ पर है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं,
चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में है तो फोर्स होगा कि नहीं होगा? कितना? ई का डिफिनीशन था, ई इक्वल टू था एफ अपॉन क्यू नॉट था, तो एफ इक्वल टू क्या था? क्यू नॉट ई था, और डायरेक्शन भी वही था जो पॉजिटिव चार्ज के लिए है। किसके लिए? पॉजिटिव के लिए है। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स और फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यहां कौन सा चार्ज है? प्लस है, तो ये फोर्स और फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स है। और कितना फोर्स है? एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ क्यू नॉट था, तो यहाँ तो क्यू नॉट नहीं है, क्यू है। वहां क्यू नॉट ई था, तो यहाँ क्या रहेगा? क्यू ई रहेगा। डायरेक्शन भी वही, यहाँ फिर उसके अपोजिट होगा, तो इसको हम F2 लिख दें। ये हो जाएगा माइनस क्यू ई, और इसको हमने F1 लिख दिया। मॉड ऑफ F1 इक्वल टू मॉड ऑफ F2, और ये इक्वल टू क्यू ई होगा, क्यू मॉड ऑफ ई। फोर्स तो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो एक का लाइन ऑफ एक्शन ये है, देखिए इस लाइन पर ये एक्ट कर रहा है, और दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन ये है। ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होंगे, क्यों? क्योंकि फोर्स ही ई के पैरेलल है, तो उनके जब ड्रा करेंगे तो दोनों लाइन पैरेलल ही होंगे। यहां से यहां तक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर दें, ये परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करें, और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। इसकी लेंथ कितनी हम लेते हैं? 2l। डाइपोल की लेंथ कितना मानते हैं? तो ये 2l cos थीटा हो जाएगा, 2l cos थीटा इधर एंगल है, और ये क्या हो जाएगा? 2l sin थीटा हो जाएगा, 2l sin थीटा। तो अगर किसी सिस्टम पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक्ट करें, इक्वल और उनके डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो उसको कहते हैं कपल, उसको कहते हैं कपल। और मोमेंट ऑफ कपल ही टार्क कहलाता है, या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है? टार्क। तो टार्क क्या है? यहां मोमेंट ऑफ कपल है या टार्क, इसको टाउ लिखते हैं ऐसे। ये होता है मोमेंट ऑफ कपल। अब ये है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो फोर्स कितना है? फोर्स सही है क्यू ई, क्यू इंटू ई। मार्ड नहीं लगा रहे, बार बार वेक्टर लगाएंगे तो मार्ड लगाना पड़ेगा। इंटू डिस्टेंस यही 2l sin थीटा, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। चाहे यहां से यहां ड्रॉप करो, चाहे यहां से यहां ड्रॉप करो, तो ये हो जाएगा 2l sin थीटा। 2ql अलग कर ले, 2ql, तो यहां हो गया e sin थीटा। 2ql हमारा p था, तो ये हो गया p e sin थीटा। यही हुआ आपका टॉर्क। लेकिन ये एक वेक्टर है, टॉर्क क्या है? वेक्टर है। तो कैसे होगा? इन वेक्टर फॉर्म। टाउ वेक्टर साइन में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो साइन रहेगा। ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी इन राइट हैंडेड सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। ये डायरेक्शन होता है, बताया था कि नहीं? तो उसमें इसमें भी वही होगा, P क्रॉस ई होगा, P क्रॉस ई होगा, P क्रॉस ई होता है। अब P का डायरेक्शन ये है, ये P वेक्टर है और ये E वेक्टर है।
और ये है टाउ, ये है टाउ, ये एंगल है। P से E की तरफ चलेंगे तो ये डायरेक्शन मिलेगा। दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है और ये दोनों उसी प्लेन में है। ऐसे सर, हाँ, राइट हैंडेड सिस्टम होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन या राइट हैंडेड सिस्टम उसको कहते हैं। ये परपेंडिकुलर लिखा है ऐसे और AR लिखा है परपेंडिकुलर दोनों के ऊपर है। तार दोनों की परपेंडिकुलर। हाँ, दोनों के P और E, दोनों P और E इसी प्लेन में है और इस प्लेन के नॉर्मल होगा। और कैसा कि P से जब E की तरफ चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होगा, ऐसे रहेगा। देखो P E और ये टाउ वही यहाँ बनाया गया है। राइट हैंड, राइट हैंड, इसको राइट हैंडेड सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, है ना। जैसे ये P है तब ये E है तो ये टाउ होगा, अब एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तीनों आपस में। अब अगर उल्टा हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे है, ये P है, ये E है और ये टाउ है, ऐसे। तीनों सर एक दूसरे में आएंगे। हाँ, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री ऐसे है ना। ये P, ये E और ये टाउ, ये दोनों प्लेन में है। ये एंगल कोई भी हो सकता है, ये 90 भी हो सकता है। जब 90 होगा तो मैक्सिमम टार्क हो जाएगा और 90 से कम होगा तो टार्क कम होंगे, 0 हो जाएगा तो टार्क 0 हो जाएगा। 0 माने ये हो जाए ऐसे तो टार्क नहीं लगेगा, क्यों? इधर फोर्स और इधर फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन पर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी है कि इसको रोटेट करें इस डायरेक्शन में ऐसे जिससे किस तरफ हो जाए, फील्ड के अलाइन हो जाए, यानी P और E एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तो इसी टेंडेंसी को कहते हैं टार्क। इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट द डाइपोल सच दैट इट अलाइंस द फील्ड डायरेक्शन। लिख लो, लिखिए, टार्क हैज टेंडेंसी टू रोटेट, टार्क हैज टेंडेंसी टू रोटेट डाइपोल टू अलाइन it in the field direction, to align it in the field direction। अब मैक्सिमम टार्क कब होगा? लिख लीजिए, when theta is 90 degree, when theta is 90 degree, then थीटा अगर 90 है, साइन 90 इक्वल टू 1 और यही मैक्सिमम वैल्यू है, देन टॉर्क मैक्स, टाउ मैक्स, ये हो जाएगा P इन क्रॉस E, तो P E मॉड होगा P इंटू E, साइन 90 हो ही गया तो ये हो जाएगा P इंटू E, तो ये मैक्सिमम टार्क हो जाएगा इस केस में। और अगर 0 हो गया तो टार्क 0 हो जाएगा, जब ऐसे अलाइन हो गया तो टार्क 0 हो गया। और मैक्सिमम जब ऐसे होगा परपेंडिकुलर तब, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो वो ये कंडीशन बनेगी ना, ऐसे हुआ फील्ड, ये है फील्ड और ये है डाइपोल, तो यहाँ चार्ज है, यहाँ इस पर इधर फोर्स,
और इस पर इधर फोर्स, तो डिस्टेंस मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जब मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या माने वो डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, फोर्स तो मैक्सिमम रहेगा ही। डिस्टेंस बिटवीन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा जब ये ऐसे परपेंडिकुलर होंगे। तो डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया तो इसीलिए प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो गया। फोर्स तो क्यू ही लगेगा, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे किसी डायरेक्शन में हो, हमेशा क्या लगेगा? क्यू ही। तो फोर्स मैक्सिमाइज तब, सॉरी टॉर्क मैक्सिमाइज तब होगा जब इन दोनों के बीच का एंगल क्या रहे? 90 डिग्री। क्या रहे? तो ये पोजीशन हुई, ये है तब मैक्सिमम टॉर्क है, ये पोजीशन है ना? और इस पोजीशन में अगर है डाइपोल, मैक्सिमम टॉर्क है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? जैसे ही ये डिस्टर्ब होगा तुरंत रोटेट हो करके अलाइन हो जाएगा, तो उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल तब होगा जब हम उसको रोटेट करें कि नहीं और अपने पोजीशन को गेन कर ले, तो वो स्टेबल हो जाता है। और अगर जिस पोजीशन में चला जाए उसी में बना रहे तो न्यूट्रल, तब क्या रहता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। चलो अगले दिन फिर डिस्कस करेंगे। वो